क्या अनिल भाई, कहाँ हमारे साथी सडनली गायब हो गए? उस समय तो काफी ज्यादा दिख रहे थे। आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हम लेकिन शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमने थोड़ा चर्चा अच्छी चल रही थी, यानी कि फ्लो बना हुआ था, तो थोड़ा लेट से ब्रेक लिया। पर मुझे लगता है अब आधा घंटा तो हो गया है ना, तो हम शुरू कर सकते हैं। तो कबीर भाई का प्रश्न चल रहा था जाने से पहले कि उनके मूल में प्रश्न ये था कि बहुत सारी अगर हमने मान लो आवश्यकताएं, देखिए मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जब हम समझते हैं, तो समझ का जो एक प्रभाव आता है हमें, तो हमारी आवश्यकताएं निश्चित होती हैं, है ना। ये एक हम मूल्यांकन कर पाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को समझ पाते हैं कि मानव की आवश्यकताएं क्या है। प्रचलित जो मान्यता है ना, उसमें क्या है कि आवश्यकताएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। अच्छा, सारी इच्छाएं आवश्यकता के लिए होती हैं, है ना। तो इच्छाएं अनंत बोलें चाहे आवश्यकताएं अनंत बोलें, फिर वो एक ही बात लगती है ना। ये माना हुआ है, एक ये मान्यता है। तो फिर लगता है कि आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, ये मान्यता है। तो ऐसी मान्यता बन जाती है, जब अनंत है तो अनंत की कैसे पूर्ति होगी। तो इससे क्या भाव आता है मन में? दुखी बने रहना निश्चित है, भाई आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, है ना। जो चीज अनंत है तो शुरू से ही आदमी मतलब चलने से पहले ही थक जाता है। अरे यार, इसको करके क्या करेंगे, ये पूरा तो होने वाला नहीं है ना। ऐसा ही भाव आएगा ना, तो ये ले जाता है मानव को निराशा, हताशा, कुंठा। फिर वो मजबूरी में करता है, करना क्यों पड़ता है, सब कर रहे हैं, हमको भी कुछ तो करना है, नहीं तो लोग ताना मारेंगे कुछ करता नहीं है ना। पर उसको पहले से पता है ये पूरा पूरा होना नहीं है, ऐसी मान्यता अगर बैठ जाए गहरे में, है ना, तो वो इस मान्यता के साथ में इसलिए निरंतर में अंदर में संघर्ष बने रहता है कि ये होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आवश्यकताएं निश्चित हो जाती हैं। जो भी आवश्यकताएं मानव की है निश्चित हो सकती हैं, तो पूरी हो सकती हैं, पूरी हो सकते हैं, उनका पूरे होने का प्रक्रिया है, प्रयास है, संभावना है, सब चीज़ है। लेकिन अब कबीर भाई का एक प्रश्न बन जाता है कि अगर आवश्यकताएं निश्चित हो जाती हैं तो बहुत लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो बता रहे हैं, है ना। एक तो ये कि भाई अगर हमारे कपड़े निश्चित हो गए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा, है ना भैया। अब उसमें इतने हम कह रहे हैं इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो लोग क्या करेंगे, है ना। दूसरा, हम कह रहे हैं कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर सबकी आवश्यकता नहीं है, हम कह रहे हैं दूरगमन दूरश्रवण तो आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सबकी आवश्यकता तो सामान्य आकांक्षा है ना। महत्वाकांक्षा तो समाज गति के रूप में तो बहुत निश्चित होगी उसकी। और अभी तो कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनियां एडवर्टाइजमेंट देती हैं, भाई कार खरीदो कार खरीदो, है ना, वो पीछे पड़ी रहती हैं। और आप कार नहीं खरीदते तो आदमी बेकार है ना, अगर आप किसी काम के नहीं है। ऐसा बताती है लोगों को, देखो आप कार खरीदोगे तो ठीक आदमी हो, नहीं तो बेकार आदमी हो, है ना। तो इस तरह का सम्मान के साथ जोड़ दिया जाता है। तो फिर अगर होगा तो उस इंडस्ट्री का क्या होगा, फिर हमारे इतने सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, उनका क्या होगा, है ना। फिर ऑयल इंडस्ट्री भी ऐसा ही कहती है, भाई हमको तो तेल निकालना है, तेल निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल खपत करो। एयरलाइन इंडस्ट्री भी ऐसा ही बोलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उड़े, है ना, रिसेशन आ गया, हमारी तो एयरलाइन नहीं तो फेल हो जाएगी, हमारे लोगों का क्या होगा। तो हर इंडस्ट्री, फिर आर्मामेंट इंडस्ट्री भी यही बोलती है, यार ज़्यादा गन खरीदो, ज़्यादा लड़ाई करो, है ना, नहीं तो हमारे लोगों का क्या होगा। पुलिस वाले भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, यार देखो हम बेरोजगार हो जाएंगे, आपको तो लड़ते रहना चाहिए, है ना, क्राइम करते रहना चाहिए, हमको काम मिलते रहना चाहिए। तो क्या लगता है कबीर भाई, हम सब मिलके इस पे चर्चा करें कि ये सब कितना आवश्यक है, इसको हम कैसे देखते हैं, बेरोजगारी को कैसे देखते हैं। पीयूष भाई के सामने कौन भाई बैठे हैं? आप, हाँ जी। क्या नाम भैया आपका? हार्दिक भाई। हार्दिक भाई, कैसा लगता है आपको जो कबीर भाई ने, यही प्रश्न है ना कबीर भाई, मैंने ठीक से सबको बताया? बढ़िया। क्या लगता है आपको? हाँ। दूसरा, कोई ना कोई, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ये लोग, मतलब इनको बेरोजगार रखने के लिए गलत काम करते रहें, गलत काम होते रहें, है ना कबीर भाई। मान लो ज्यादा इंडस्ट्री, तो हम ग्लोबल वार्मिंग चाहते हैं क्या? इनका जो जवाब आया है, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं। हाँ। क्या चीज?
ए, चालू कर दी, हाँ। तो दूसरा वाला चालू हो जाए, ये चालू है, दूसरा भी बंद भी है। चलिए आप बोलिए, आवाज आ जाएगी तब तक, है ना? हाँ अभी आ गया, अभी बोलिए। जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं सर, हाँ तो ऐसा साइंस में ऐसा है कि पहले जो अर्थ थी वो एकदम गर्म थी, फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई। तो अभी ये भी, ये हम जो नित्य चक्र ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये प्रक्रिया की पहले एकदम ठंडी थी, फिर अभी एकदम गर्म होगी, फिर वापस ग्लोबल कूलिंग आएगा। मतलब ये भी एक प्रक्रिया ही है। तो इसको हम, मतलब ये तो एक जरिया है कि जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये ना होता तो कुछ और होता। तो एक तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये जो समस्याएं इन सब ज़्यादा प्रोडक्शन से होने वाली हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका निकल आएगा, ये तो साइकिल है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर, इसमें ऐसा है ऐसा, कि हाँ। वापस ऐसा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होते होते अर्थ है वो पूरा एकदम मतलब गर्म हो जाएगी, हाँ। फिर सब सृष्टि का नाश हो जाएगा और वो सब। अच्छा। फिर वापस एक ऐसा टाइम आएगा कि ग्लोबल कूलिंग होगी, फिर हाँ वो धीरे धीरे ठंडा होना चालू होगा, हाँ हाँ। फिर वापस आइस एज आएगा और एकदम ठंडी हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बार हम सब लोग जो बैठे हैं, ये सो दुनिया है ना, ये सब खत्म हो जाएगी, एक बार पूरी गर्म हो जाएगी। मतलब ये ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा हुआ है ऐसा, नहीं, नहीं, मतलब देखो वो ऑथेंटिक तो भी, देखो हम भी ऑथेंटिक सोर्स से ही नहीं बात नहीं कर नहीं। रहे हैं, है ना? और जो भी जितने रिसर्च आर्टिकल छपते हैं वो सब ऑथेंटिक सोर्स से, हमको सबको जांचना है, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि इसका डरना नहीं चाहिए, ये धरती खत्म हो जाए, हम सब लोग खत्म हो जाए तो क्या परेशानी, ऐसा ही कह रहे हैं? ये तो होने ही वाला है, ऐसा ही कह रहे हैं ना? ऐसा आप मान रहे हैं, ऐसा आप मान रहे हैं, हाँ ये आपकी मान्यता है, तो इसका जांचना है ना? तो हम जो कह रहे हैं कि मध्यस्थ दर्शन में नित्य वर्तमान की जो बात कर रहे हैं कि चारों अवस्थाओं का संतुलन आ गया, तो धरती पे अगर आदमी समझदार होगा तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अगर आदमी नासमझ बना रहेगा तो वो ग्लोबल कूलिंग या वार्मिंग तो जब होती रहेगी, न्यूक्लियर बम से जल्दी भी खत्म हो सकता है, मतलब वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना? तो उसको क्या कहेंगे? क्या हम चाहते हैं कि चलो एक धरती तो कुछ दिनों के बाद में ग्लोबल वार्मिंग होकर खत्म होने, चलो न्यूक्लियर वार ही पहले कर देते हैं, ऐसा आप चाहेंगे? ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो अब हम मतलब नहीं चाहते ऐसा कुल मिला के, पर उसमें फर्क क्या पड़ता है, न्यूक्लियर वार से मरे या ग्लोबल वार, मतलब होने ही वाला है, तो फिर क्या दिक्कत है? बदल गया। हाँ, तो इसीलिए मैंने कल जो बोला था नित्य वर्तमान वाला सिद्धांत, अगर उसको नहीं पकड़ते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा जो हम बात कर रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं भाई दुनिया को खत्म ही होना है, ऐसी मान्यता है, तो फिर किस चीज की, है ना? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ ऊपर ऊपर से बात करते हैं, हाँ। है ना? जब भी संबंध बीच में आ जाता है ना, तब सोचने पे मजबूर हम होता है। जब भी वो नहीं दिखता है ना, तब हम ऐसी बातें करेंगे कि एक समय तो ऐसा होगा ही, या ये वो, तो ये भी एक थोड़ा ठीक बात है। देखना पड़ेगा तो एक अपने तो में। भाव की बात है और एक सत्यता की बात है, वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता को भी जांचना है। एक तो हमारा संबंध जुड़ता है, दूसरा मान लीजिए अगर इनकी बात सही है थोड़े समय के लिए ऐसा, तो फिर हम भाव का भी क्या कर लेंगे भाई? फिर हमारा बच्चा हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा होना ही है तो फिर तो हमको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। फिर तो कहेंगे भाई जो भी करना है करते रहो, तो कोई निश्चित आचरण, सुखी होना, कोई मानव लक्ष्य सब खत्म हो जाता है। फिर हम ये क्लास को बंद कर सकते हैं, फिर इस क्लास की कोई जरूरत नहीं, इस सभा की, इस गोष्ठी की कोई आवश्यकता दिखती है राजेश भाई? राजेश भाई, फिर कोई आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता तब बनती है जब अस्तित्व का दर्शन करने से हमको समझ में आए कुछ चीजें नित्य हैं, शाश्वत हैं, निरंतर हैं, तभी कोई बात बनती है। तो हमारी शुरुआत यहाँ से है। इसलिए कल जब मैंने शुरुआत की थी कबीर भाई इसी सिद्धांत से की थी। अगर हम ये मानते हैं, जिसकी मान्यता में ऐसा है कि भाई दुनिया तो एक दिन खत्म होनी है, फिर कौन सा न्याय, कौन सा धर्म और कौन सा सत्य? फिर उनकी दर्शन क्या रहता है? अभी एक सूत्र आएगा, भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में
मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शक, दर्शक के मूल में दर्शन क्षमता। अगर किसकी दर्शन क्षमता केवल इतनी ही है कि देखो दुनिया तो खत्म होने ही वाली है ना, सब कुछ नष्ट होना है, और ये माने कि किसने मरने के बाद देखा है, तो खाओ पियो, और उसकी दर्शन क्षमता इतनी बनेगी, और फिर वो मूल्यांकन कैसा करेगा? सारी दुनिया भोग की वस्तु, जिसको चाहो उसको मार दो, फिर आप उसको रोक पाओगे? तो कितना बड़ा मानसिकता की, जो कहाँ गई कंचन बहन बता रही थी, एक मानसिकता से, एक मान्यता से पूरा जीवन शैली बदल सकता है। फिर तो ऐसा होगा भाई आप तो मरने ही वाले हैं एक दिन, चलो मैं अभी आप एक को चाकू मार देता हूं, आपकी मौत निश्चित है कि नहीं है? तो आज ही मार देते हैं और आपको आपका कपड़ा उपड़ा ले लेते हैं। तो ये लॉजिक यहाँ फेल हो जाता है। जब भैया ने, जिगर भाई ने बोला निरीक्षण, जब स्वयं पे देखते हैं कि, है ना, पहली बात तो धरती खत्म होना ऐसी मान्यता नहीं है। चारों अवस्थाओं के संतुलन में जो विकास क्रम विकास है, एक धरती जैसे गठन पूर्णता हो गई तो आप ही अमर हो गए। अब बताइए अब क्या कर लोगे? पहले तो इसको स्वीकारने की बात पड़ेगी कि मैं एक अमर इकाई हूं। अमर इकाई हूं मतलब समझूं या नहीं समझूं, दुखी रहूं या सुखी रहूं, मेरा होना तो अब निश्चित है। यहां से बात शुरू होती है। अगर मेरा अमरत्व नहीं है, अगर मुझे लगा कि मैं शरीर हूं, तो फिर वही निकलेगा, खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद किसने देखा है? तो ये मानसिकता से, ये सिद्धांत को समझने से हमारा जीने में बहुत फर्क पड़ता है, हमारे व्यवहार में बहुत फर्क। अब देखा जाए, अब इसको थोड़ा सा जैसे इन्होंने कहा ऐसा करके देखा जाए कि ठीक है भाई, कोई चीज नित्य नहीं है, दुनिया तो खत्म होनी है। अब कैसी जीवन शैली निकल के आती है, क्या कार्य व्यवहार हमारा निकल के आता है, और क्या उस कार्य व्यवहार से हमको कोई तृप्ति की संभावना दिखती है, सुखी होने की संभावना दिखती है? और फिर अपने में जो सुख की चाहत है उसका क्या क्या लगता है कबीर भाई? शाश्वत है, बढ़िया हो गया ना। तो इस सिद्धांत से ही आगे बढ़ पाते हैं। तो हम अब सही की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए जो हमारी पुरानी मान्यता है उनको हम भ्रमित मान्यताएं कह रहे हैं। भ्रमित का मतलब ही है कि जो जैसा नहीं है ऐसा मान लेने से कोई सुख की संभावना ही नहीं दिखाई देगी, जो कि हमारा सारा प्रयास सुख के लिए हम कर रहे हैं। फिर हमारे होने या ना होने का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर अस्तित्व के होने या ना होने का भी कोई प्रयोजन नहीं है ना। और फिर हमको ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसका मतलब ये सब एक्सीडेंट है और ना मानव का कोई निश्चित कार्यक्रम निकल के आता है। फिर वो हमारी मूल चाहत के विरुद्ध चला जाता है। फिर हम में ये मूल चाहत कहाँ से आ गई, तो ये हम फंस जाते हैं। इसी को कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ काली दीवार। तो भ्रम यहीं तक लेके जाता है। भ्रम की अंतिम पहुंच कहाँ है? काली दीवार, यानी जिसके आगे कोई रास्ता नहीं। हमारे लिए अब अगला कदम क्या होगा ये निकल के नहीं आता है। तो भ्रम से समस्या ही पैदा होती है, और समस्या का मतलब होता है हमको क्या सोचना है, क्या करना है, क्या व्यवहार करना है, क्या कार्य करना है, वो निश्चित नहीं हो पाता है। ये भ्रम की अंतिम परिणति है। ठीक है ना कबीर भाई? तो हम क्या इस चीज को निरंतर मान रहे हैं? अस्तित्व नित्य है ना, निरंतर है ना, नित्य वर्तमान है। उसमें विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। उसमें मानव है, गठनपूर्ण परमाणु है। गठनपूर्ण परमाणु जीवन है, जीवन के होने का एक प्रयोजन है। वो समझने के लिए ही गठनपूर्ण हुआ है। समझकर सुखी होता है, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। पूरी बात को देखें, क्योंकि ऐसी कोई प्रकृति में अस्तित्व में व्यवस्था नहीं है कि वो बिना शरीर के समझदार बन जाए, सुखी हो जाए। उसको सुखी होने के लिए, सुख को प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। और अकेला भी सुखी और प्रमाणित नहीं होता है। वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, प्रकृति के साथ चारों अवस्थाओं के संतुलन में, अखंडता और सार्वभौमिकता में ही सुखी हो पाता है। ये पूरी विकास क्रम विकास, जागृति जागृति क्रम की स्थिति है। अब इसमें हमको देखना है क्या काम करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। तो हमारा सोचना रोजगार उन्मुखी होगा या समाधानोन्मुखी होगा, लक्ष्योन्मुखी होगा। अब हमको ये निर्णय लेना है। इसलिए जो पहली लाइन है कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता, तभी हम कार्यक्रम को निश्चित कर पाएंगे। तो ज्यादा कपड़े पैदा करना, ज्यादा कार बनाना लक्ष्योन्मुखी है क्या? मानव के लक्ष्योन्मुखी है, लक्ष्य के अनुसार है क्या कबीर भाई?
थियोरटिकली भी प्रैक्टिकली भी। अगर हमको ये थियोरटिकली समझ में आएगा तो फिर हम उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था ढूंढेंगे। जैसे जिगर हार्दिक भाई ने कहा ना, फिर हम मान लीजिए क्राइम खत्म हो गया, हम चाहते हैं क्राइम बना रहे सोसाइटी में, क्या लगता है कबीर भाई? पुलिस वालों को रोजगार मिले, उसके लिए पुलिस वाले दौड़ते रहें, खाली ना बैठे एक क्षण भी, है ना, और उसके लिए पूरा समाज में क्राइम होता रहे, मर्डर होते रहे, रेप होते रहे, ऐसा स्वीकार है क्या? या सारे लोग प्रेम, शांति, सुख शांति, संतोष, आनंद के साथ जिए और पुलिस वाले बेरोजगार हो जाएं? कौन सी स्थिति आपको स्वीकार होगी? सुख शांति से रहे। फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? रहेंगे। तो उनके लिए अल्टरनेटिव कार्यक्रम ढूंढ लेंगे हम मिलके कि नहीं ढूंढ लेंगे? उनको शिविर करवाएंगे, किसानी करवाएंगे उत्पादन के बहुत सारे काम हैं, खूब अच्छे खासे खा पी के तगड़े रहते हैं, अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो अल्टरनेटिव कार्यक्रम तो बहुत सारे हैं। अगर सुख शांति संतोष आनंद के साथ जी पाएंगे तो ठीक हो गया। ऐसे ही अगर लक्ष्य के अनुसार कार्यक्रम, कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता के साथ जब कार्यक्रम को देखते हैं तो फिर कार्यक्रम ठीक हो जाएंगे अपने आप। तो फिर बेरोजगारी की हमको चिंता नहीं है, क्योंकि हम कोई, हमारा पर्पस ये, हमने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बना दिया है, तो वहां से लक्ष्य, मानव लक्ष्य गायब हो गया। अब हमने रोजगार को कार्यक्रम को लक्ष्य बना दिया है, जबकि वो लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य के पूर्ति के लिए कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुसार होना है कि लक्ष्य कार्यक्रम के अनुसार बन जाए? क्या कहते हो कबीर भाई? है ना? तो उससे निकल के आया कि अगर हमारी आवश्यकता अस्तित्व में ऐसा है कि हम निश्चित आवश्यकताओं के साथ ही सुखी होना चाहते हैं, है ना, और हमारी आवश्यकताएं निश्चित हो सकती हैं समझ से, तो हमको आवश्यकताएं निश्चित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर आवश्यकताएं निश्चित हो जाएंगी तो प्रोडक्शन, उत्पादन निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? बस फिर ठीक हो गया। वही व्यवस्था है, उसी से चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाएगा। अब क्या लगता है बाकी का रोजगार का क्या होगा? उनके लिए हार्दिक भाई कार्यक्रम ढूंढ ही रहे हैं, देखिए आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई। तो उनके लिए कार्यक्रम पहले से तय है। जब हम इस दर्शन को और गहराई से जाएंगे, सार्वभौम व्यवस्था जो पांचों आयाम है, सबके लिए पर्याप्त कार्यक्रम है। एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह सकता। एक्चुअली हर मानव कुछ करके ही तृप्त होता है, चारों आयामों में जीकर ही प्रमाणित होता है। तो हर एक के लिए कार्य व्यवहार पर्याप्त है। हमने अभी मान लिया है 1000 करोड़ के लिए, तो लिखो इसी में लिखा हुआ है। अभी तो हम, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 7.5। तो उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर हम उत्पादन अनिश्चित करते रहेंगे, कार ज्यादा और कपड़े ज्यादा, तो प्रकृति का तो शोषण होगा। वो कहाँ पहुंचेगा? वो धरती को हम किस तरफ ले जाएंगे? नाश की तरफ। तो हम धरती का नाश, अब ग्लोबल वार्मिंग तो जब होती रहेगी, किससे कर डालेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन से कर डालेंगे। जैसे आपकी मौत, मृत्यु, मृत्यु क्या चीज है? घटना है। जीवन और शरीर का वियोग 50 साल बाद होनी है, पर आज ही आप ज्यादा खाना शुरू कर दें, सुबह से शाम तक खाते रहें, तो कितने दिनों में हो जाएगी? बहुत कम दिनों में। तो ज्यादा उत्पादन, ज्यादा कंजम्पशन किस तरफ ले जाता है? असंतुलन की तरफ ले जाता है। तो हमने भ्रमवश जीडीपी को लक्ष्य मान लिया है। जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विकास गति 7%, 6% क्या है? ज्यादा उत्पादन, ज्यादा कंजम्पशन। और ज्यादा उत्पादन, ज्यादा कंजम्पशन से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो असंतुलन की तरफ। क्योंकि जो चीज आवश्यक ही नहीं है, केवल स्टेटस के लिए ज्यादा है ना, तो स्टेटस किसी का हो नहीं रहा है, वो प्रमाणित ही नहीं हो पा रहा है। तो ये हम समस्या में फंस गए हैं। इसीलिए हमको जितने भी कार्यक्रम है, तो मैं यहाँ से बात शुरू हुई थी, मानव की आवश्यकता की चीजें तो पिनल बैन सामान्य आकांक्षाएं हैं। क्या है कबीर भाई? अब क्या हम स्टूडेंट को ये पैकेज समझा सकते हैं कि भैया देखो, आपकी जरूरत तो रोटी कपड़ा मकान ही है यार
अब ज्यादा पैकेज की क्या जरूरत है आपको? हाँ, हाँ, ये बात तो है। ठीक बात है, तो पहला स्टेप ये सही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभाव का भाव तो समझ से ही दूर होगा, चीजों से दूर नहीं होता है। ये क्लियर परिचय शिविर में हो ही गया होगा। जो मन का अभाव है, मानसिक रिक्तता है, वो भौतिक वस्तुओं से नहीं भरती है। ये आप देख सकते हैं। मेघा बहन कुछ कहना चाह रहे। हाँ जी, अच्छा, मैं भी एक हाँ छोटा बताइए सा, ना। अभी जो हमने न्यूज़पेपर वगैरह में भी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, वेनेजुएला की जो अभी हालत है, हाँ, कि भाई कितना सारा वो, क्या बोलेगा उसको, फुगान के भाई, हाँ, वो रेट इतना बढ़ गया है कि भाई पैसों की कोई कीमत नहीं रही कीमत है। नहीं। आप कितनी बोरिया भर के जाते हो लेकिन वस्तु इतनी सी आती है, तो लोग अपने बाल बेच रहे हैं या कोई हाँ, कुछ ना कुछ। हम्म, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए कि समझ के अभाववश कुछ करता है तो ऐसा ही ऐसे फिर ही हो तरफ से जाता ऐसे, है। बिल्कुल। हाँ जी, तो पहले वो मेघा बहन कुछ बोलना चाह रही है ना? सर वो कबीर सर का जो क्वेश्चन है ना कि स्टूडेंट्स को हम कैसे समझा सकते हैं। दीदी आप अभी आई हैं? सुबह थी क्या? मॉर्निंग थोड़ी देर के लिए थी सर, बिकॉज वो सेशंस थे मेरे। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ मतलब मैं जी, वही देख रहा हूँ कि हाँ जी, नॉर्मली। अच्छा हाँ जी, ठीक, हाँ हाँ जी। बताइए। तो सर एक्चुअली मेरे पास मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हमारे डिपार्टमेंट में एमबीए सेमेस्टर 4 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट हम उनके टाइप से ही हो रहा है। बट सर हमारे डिपार्टमेंट में 2 क्रीम स्टूडेंट्स हैं, वैभव गुप्ता एंड नवाज। तो दोनों स्टूडेंट्स ने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए एंड दे हैवंट सेलेक्टेड। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप रिजेक्ट हुए होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैडम इंटेंशनली हमने रॉन्ग आंसर दिए। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं कि बिकॉज दे वर ऑफरिंग लेसर पैकेज। तो पैकेज भी अच्छा था, वो मुझे मालूम ही था इनिशियली स्टेज पे। तो मैंने बोला पैकेज कितना था, तो वो बोला एक एक 180, 1.8, 2.2, 2.4 समथिंग। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता कि ये पैकेज इनिशियल लेवल पे ठीक था? तो बोले नहीं, अगर हम कम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर शुरुआत कम से होगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो मैंने उनको बहुत प्रैक्टिकली, क्योंकि सर मैं कनेक्ट इसलिए कर पाई क्योंकि मैं एफपी एक सब्जेक्ट पढ़ा भी रही थी, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ठीक है आपको 3.8 का पैकेज होगा तब आप क्या करेंगे। मैंने पेपर पर दोनों से लिखवाया। जी, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो हम जहाँ रहेंगे वहाँ रेंट देंगे हम 10-12 हज़ार रुपये, फिर ऐसे होगा वैसे हम ये खर्चा करेंगे, ये शॉपिंग करेंगे। तो मैंने बोला अब अगर वही पैकेज आपका 2.8 है तब आप क्या करेंगे। तो बोलते हैं सेविंग भी उसमें ऐड हो गया 3.8 वाले में, मंथली सेविंग। तो 2.8 है तो उन्होंने बोला हम 5-6 हज़ार वाला रेंट लेंगे, और ऐसे करके सेविंग उतना ही आ गया सर। तो मैंने उनको फोकस इस बात पे करवाया कि आप एक लिमिट तो अपनी डिसाइड कर लीजिए कि इनिशियली आपका कितना एक्सपेंडिचर है और अकॉर्डिंगली कितना अबव में आप इनिशियली सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्योंकि आप वहाँ हैं, कल को यहाँ आएंगे और इससे ऊपर भी जाएंगे तो भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। सो सर ये काफ़ी लेंदी कॉन्वर्जेशन थी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विद माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। उसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया दे बोथ गॉट सेलेक्टेड। बढ़िया। तो फिर जब वो आए तब उन्होंने यही बोला कि मैडम अब हमें ये, हालांकि प्रीवियस पैकेज से ज़्यादा पे वो सेलेक्ट हुए, बट उन्होंने ये कहा कि मैडम अब हमें वो चीज़ क्लियर हो गई है, स्टूडेंट्स आर रेडी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक क्योंकि बात वो हमारी भागदौड़ देख रहे हैं। तो उन्हें ये बहुत क्लियर है कि एट द एंड वी आर नॉट हैविंग अ देखिए, स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ। सही तो बात है जब हम उन्हें सब। ये चीज़ समझा रहे हैं उन्हें समझ में आ रही है, बट प्रोबेबली 1-to-1 काउंसलिंग इनिशियली इट इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक और है, बट वो सर होगा तभी जब आप खुद उस चीज़ को जी रहे होंगे। ठीक बात। अगर हम खुद भाग दौड़ कर रहे होंगे तो फिर वो दिख रहा है उनको कि फिर कोई सेंस नहीं है। सबसे बड़े जो कारक हैं वो तो माता पिता ही हैं। सबसे बड़े दबाव देने वाले बच्चों पे कि बड़ा पैकेज मिले, है ना? क्या अंजू बहन कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी,
जो मैं देख पा रही हूँ या थोड़ा सा जो छोटा अनुभव है कि आज हम मार्केट में भी देख रहे हैं या मॉल्स में भी देख रहे हैं, आवश्यकताएं निश्चित नहीं है तो उससे धरती का केवल शोषण नहीं, लेकिन जो मानव का टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो बहुत ही क्लियर हमें दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अगर आवश्यकताएं निश्चिंत हो जाएं तो हम मानव का जो कीमती समय है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो सब बचा सकते हैं। बहुत सुंदर। दूसरी वस्तु, अभी मेरा रिसेंटली दुबई और सिंगापुर जाना हुआ। सिंगापुर की मैं शेयरिंग करती हूँ, इट वॉज अमेजिंग सिस्टम देयर। वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो बहुत छोटा, अहमदाबाद से भी छोटा कंट्री है। देखो अब आप ये शेयरिंग करेंगे तो हम सबको लगेगा कि हमको भी सिंगापुर जाना है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं तो नहीं, बहुत ज्यादा तारीफ मत नहीं करना। नहीं 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 नहीं, मतलब जो सिस्टम एक अच्छा लगा मुझे। अच्छा अच्छा, बताइए। एक सिस्टम जो मैंने गवर्नमेंट का अच्छा देखा कि हाँ। वहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। और इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आपको यू डोंट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर दिस। एप्लीकेशन बना हुआ है, आपको पता चलेगा कि कितनी देर में यहाँ पे बसेस आती हैं। यू कैन जस्ट चेक सिटिंग एट होम, तो यू नो कि अच्छा ठीक है इतना समय में ये बसेस आती हैं। तो इतना सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ का। गवर्नमेंट नॉर्म्स भी बहुत अच्छे वहाँ पे बने हुए हैं कि आम इंसान तो कार खरीद ही नहीं सकता। तो हाँ, तो वो मैनेजमेंट है। देखिए हम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था। है ना? तो ऐसा नहीं कि सिंगापुर का और दुबई का सिस्टम बहुत बढ़िया है। उनके पास बहुत सारा शोषण से पैसा आता है, हमको पता है। दुबई और उसमें मिडिल ईस्ट में तेल निकलता है ना? आप तेल का कॉस्ट देते हो, वहाँ पे वो 7 रुपये लीटर है, आप 84 रुपये लीटर देते हो, है ना? तो वो सब चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था में। अभी उसकी बात नहीं करें, वो सब मैनेजमेंट वाला भाग है ना? वो करने से आदमी, व्यवस्था आ जाएगी, सभी सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं है, वो जुड़ता ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा ना, वो तो फिर वो बैलगाड़ी में कार इंजन और कार इंजन में बैलगाड़ी वाला मामला है। मूल बात जो चल रही है अंजू बहन, वो यही चल रही है कि हमको समझ की रोशनी में आवश्यकताएं निश्चित है। ठीक है ना कबीर भाई? तो अभी जो मेघा बहन ने बात बताई कि अगर स्टूडेंट के साथ में भी एकदम हो जाएगा, देखो ये एकदम से होने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये थोड़ा सा समय लेने वाला कार्यक्रम है ना? इन्होंने बढ़िया बात बताई। पहले क्या हम में भी वो प्रेशर नहीं है क्या? अगर हम एज ए शिक्षक, टीचर मान लीजिए, है ना, हम ही इस तलाश में रहते हैं कि यहाँ से बढ़िया पैकेज मिला और तुरंत, है ना, फिर हम जब तक यहाँ हैं कि भाई जॉब, क्योंकि नहीं, आत्मीय की वैल्यू बहुत बढ़िया है ना? जॉब करते समय तो क्या लगता है, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, ऐसा कहते होंगे, है ना? मुझे नहीं पता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि है ना ऐसा करते हैं। और जैसे ही हमको बढ़िया पैकेज मिला तो क्या करेंगे? या अभी भी हम हो सकता है बढ़िया पैकेज की तलाश में रहते होंगे, तब ही हम टीचर को ये काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। भाई जो चीज हम ही, है ना? तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। तो हम, अच्छा इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा पैकेज मिले आप जाए नहीं, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा तो नहीं कहना है। ऐसा कहना है, ऐसा मान रहे हैं आप अनिल भाई? ऐसा भी नहीं है ना, ज्यादातर नहीं छोड़ते, इसीलिए, है ना? तो हमको मूल बात क्या है कि हम समझ की रोशनी में अपना लक्ष्य तय करते हैं, है ना, आवश्यकताओं को निश्चित करते हैं, उससे हम कह पाते हैं, उससे हम बता भी पाते हैं। तो फिर पैकेज वाला मुद्दा निश्चित हो जाता है कि हमको ज़्यादा पैसा स्टेटस के लिए चाहिए, तो समझ की रोशनी में पता चलता है कि भाई स्टेटस नहीं मिल पाएगी, तो फिर ज़्यादा पैकेज की जो दौड़ है वो खत्म हो जाएगी। पहले लेवल पे तो यही खत्म होगा। अगला लेवल क्या होगा, उसकी यहाँ पे सार्वभौम व्यवस्था की आगे चर्चा होगी कि आगे सबका, हर परिवार अपनी आवश्यकताओं को स्वयं श्रम के द्वारा पूरा कर सकता है। जो यहाँ पे व्यवस्था की बात आ रही है वो क्या कह रहे हैं, अब पैकेज का मुद्दा ही नहीं है, ये दर्शन तो ये बात कह रहा है। आवश्यकता पूर्ति, जो सामान्य आकांक्षा की बात कर रहे हैं, वो तो एक परिवार में ही पूरी हो सकती है। अब वो कैसे पूरी होगी? तब गायत्री, नहीं क्या बोल रहे हैं आप, योगिता बहन, मैं गायत्री बहन कैसे कह रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा लग रहा होगा। नहीं, योगिता बहन, योगिता बहन कह रही है श्रम से। हमको लगता है क्या योगिता बहन ऐसा कैसे कहते हैं श्रम से पूरी हो जाएंगे? अच्छा, लोग करते हैं, हाँ, तो जो करते हैं वो बता सकते हैं। कबीर भाई आपको लगता है ऐसा?
देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो आपको लग रहा था कि धरती खत्म ही हो जानी है, तो आपने कहा वो मान्यता गलत है। तो लगने और ना लगने का मतलब हमारी क्या मान्यता है, वही तो अध्ययन है। अध्ययन का क्या मतलब है कि हम सही की रोशनी में, यहाँ सही का कुछ प्रस्ताव है, उसमें अपनी मान्यताओं को जांचते हैं। इसी का नाम अध्ययन है। समीक्षा द्वारा हम सही कंक्लूजन तक पहुंच पाए, ये अध्ययन है ना। अध्ययन कब होता है? सही के प्रकाश में। तो ये सही का प्रस्ताव यहाँ दिया हुआ है। सही का प्रस्ताव तो ये है कि हर मानव श्रम से एक परिवार अपनी सामान्य आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। कोई नौकरी व्यापार की आवश्यकता नहीं है, ना शोषण का भय है ना, ना पंचिंग कार्ड का डर है। किसका? है ही नहीं। ऐसा दर्शन में प्रस्ताव है। अभी हम कर पाएंगे, हमारी तैयारी है, वो उसकी बात नहीं, वो दूसरा मुद्दा है कि उसकी हम तैयारी कैसे करें। तो वो पैकेज से फिर अगले पैकेज की बात है। एक पैकेज तो ये है, इसमें भी एक पैकेज है। इसका पारिवारिक पैकेज है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में कैसे हर परिवार उत्पादन पूर्वक समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, वो भी एक पैकेज है, उसको भी जांचा जाए, है ना। ठीक हो गया। सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। कबीर भाई, मामला सुलझ गया अभी के लिए? तो पूरी तरह तो नहीं सुलझता है, वो तो अध्ययन अभी और बाकी है ना। चलें आगे फिर। आपका क्वेश्चंस का थोड़ा आगे जा सकते हैं, उतना तो हो गया है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। दोनों साथ में क्यों लिखा है? राकेश अग्रवाल भाई बताएं, दोनों क्यों लिख दिया एक साथ में? राकेश भैया बताने। हाँ हाँ बताइए। वो लीजिए ना। हाँ हाँ तो हाँ बताइए बताइए। हाँ, तो जैसे लिखा है ना कि मानवीयता में क्या है कि न्याय अन्याय लिखा है, धर्म अधर्म लिखा है और सत्य असत्य। तो मैं ऐसा समझा कि ये मानव के बारे में लिखा है ना, मानवीय दृष्टि की बात है। तो न्याय क्या है ये समझ में आया हुआ है, और अन्याय क्या है वो भी दिख रहा है, इस अर्थ में है। वो अन्याय करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन न्याय समझ में आया है ना, कि भाई न्याय क्या चीज़ है, इसको मैं समझाऊं। और अन्याय जो हो रहा है मतलब है ना, उस पर उसका दृष्टा भी है। ठीक है, तो न्याय अन्याय इस अर्थ में लिखा है। धर्म धर्माधर्म माने धर्म अधर्म। तो धर्म माने व्यवस्था की समझ है, लेकिन वो अब अव्यवस्था क्या है उसको समीक्षा हुआ रहता है इस अर्थ में। और सत्या सत्य, तो ऐसा कहना है कि मानवीय जो दृष्टि है वो न्यायान्याय, धर्माधर्म और सत्यासत्य, इस अर्थ में। ठीक है, तो ये मानव की बात है। जैसे हम कहते हैं भ्रांता भ्रांत, जो हम बात की थी, तो भ्रांता भ्रांत मानव माने मानव अनुभव संपन्न ही है, तो वो फिर क्वालिटी शिफ्ट की बात है। तो न्याय प्रधान धर्म सत्य है ना, उस फिर बाकी आगे धर्म प्रधान न्याय सत्य और सत्य प्रधान न्याय धर्म, ऐसे करके भी बात आएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है ना भैया। तो और स्पष्टीकरण राकेश भाई कुछ जोड़ना? क्या क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये एक साथ क्यों है? दोनों एक साथ क्यों लिखा, यही शायद सब है ना। न्याय अन्याय क्यों लिखा, मतलब किनका क्वेश्चन है? किसका था ये क्वेश्चन, किसका था? आपका ग्रुप का। तो क्या इस मतलब चाहते हैं कि जैसे मानवीय दृष्टि में लिखा है न्याय न्याय धर्माधर्म और प्रिय अप्रिय, है ना? खाली न्याय धर्म सत्य क्यों नहीं लिखा? अच्छा, न्याय के साथ अन्याय, धर्म ऐसा के क्यों साथ जोड़ अधर्म, दिया? ऐसा क्यों लिखा गया? हाँ अमानवीय में भैया प्रिय कैसे प्रिय हाँ प्रिय अप्रिय है, तो वो अमानवीय वो दृष्टि वहाँ पर है ही, अमानवीयता ही हाँ। वहाँ पे दिखाई दी। हाँ ऐसे सवाल। हाँ, दोनों साथ में क्यों है ना? तो हम जब जीने जाते हैं, इवन अमानवीय में भी मान लिए प्रिय को देखते हैं, तो साथ साथ में अप्रिय को भी तो देखते हैं ना। प्रिय को स्वीकारते हैं, अप्रिय को नकारते हैं, लाभ पे ध्यान देते हैं और हानि को छोड़ते हैं, है ना। तो दोनों को साथ में रखते हैं, ऐसा ही है। प्रिय, जैसे प्रिय का मतलब क्या होता है? अमानवीय दृष्टि में जो प्रिय है उसका अर्थ क्या है?
जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो संवेदनाओं को अच्छा लगता है ना, जो स्वाद मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए प्रिय है। कुछ स्वाद अच्छे भी नहीं लगते, वो मुझे अप्रिय है। इस तरीके से ये प्रिय अप्रिय दोनों आ जाता है। संवेदनाओं को जो अच्छा लगता है वो मुझे पसंद है, और जो नहीं है, संवेदनाओं को जो अच्छा नहीं लगता है वो अप्रिय है मेरे लिए। ठीक है ना? हित शरीर के लिए जो अच्छा है, जिसको मैं अच्छा मान के रखा हूँ शरीर के लिए, वो मेरे लिए हित है, और जो शरीर के लिए मैं अच्छा नहीं मान के रखा वो मेरे लिए अहित है। तो वहाँ भी दोनों होता है, और लाभ और हानि का है ही, लाभ और हानि दोनों। और उसका भी भ्रांत मुझे पता अभ्रांत रहता तो है। इन्होंने बता ही दिया बढ़िया से कि जो न्याय को समझता है वो अन्याय को भी समझता है, देख पाता है। दूसरा ये है कि जैसे इसमें है हित शरीर के सुरक्षा और संवर्धन के लिए है, तो उसको अमानवीयता में क्यों रखा गया? ये तो अच्छी बात है, शरीर की सुरक्षा होए, शरीर का संवर्धन हो, शरीर स्वस्थ रहे, ये तो अच्छी बात है। कि इसमें इसको अमानव में क्यों रखा गया? शरीर को बनाए रखना वो भी किस लिए बनाए रखना? किस लिए बनाए रखना? क्लियर है। वो खाली शरीर से भोग करना है, इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, तब उसको अमानवीय दृष्टि में रखा गया उसको, है ना। शरीर का सदुपयोग करना है, उसके लिए स्वस्थ रखना, तो फिर वो मानवीय दृष्टि में हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा पूछ लीजिए, नहीं वो तो है ही। क्या सभा के क्या है, पूछ लें अंजू बहन प्रश्न, ज्यादा तो नहीं पूछ रही है, पूछती है पर सभा की स्वीकृति है कि ये ज्यादा पूछे। देखो ये आत्मीय को बहुत है क्या, प्रीतम भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, एक पूछिए पूछिए, अभी तो स्वीकृति है ना, पूछ लें। हाँ चल पूछिए। भैया जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दुबई में हमने देखा कि एक भी पुलिसमैन रोड पे नहीं था। उनका जो रेगुलेशन सिस्टम था वो गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा था, किस तरह से करना है, डिसिप्लिन सुपर्ब था। तो हम मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि समझ से इंसान तो डेफिनेटली एक अपने आप वो सेल्फ डिसिप्लिन आएगा ही, लेकिन अभी चाहे कुछ भी कायदा बना करके जिस तरह का वो किया जा रहा है और उससे एटलीस्ट वो हार्म नहीं हो रहा है लोगों को, तो वो सही है कि नहीं? आप जवाब दीजिए, सभा क्या कहती है। मुझे तो सही लगता है। हाँ जी, शासन है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए ठीक है, हम शासन चाहते नहीं है ना, हम व्यवस्था ही चाहते हैं। देखिए एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, है ना, पर मानव लक्ष्य पूरा हो रहा है क्या? अरे भाई उसके बिना कोई बात, सारी बात अधूरी है पता है उसको क्या बोलते हैं, वो ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। वो सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन मानव लक्ष्य प्रमाणित नहीं हो रहा है, तो शरीर लेने का ही क्या मतलब है? आप खाए पिए अच्छे से जिंदा रहे और मरे नहीं और दुनिया से चले गए, तो आपके जीने का कोई मतलब हुआ? इससे तो अच्छा एक्सीडेंट में मर जाते। भाई मानव लक्ष्य में जिए तब तो चाहे कितने भी दिन जिए अच्छे से जिएंगे, फिर पुलिस की जरूरत नहीं है। आज हमने सुबह तो बात की, एक है कि भाई पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा समाज चाहिए। क्या लगता है, ऐसा समाज चाहिए कि पुलिस की जरूरत पड़े? बस तो फिर पुलिस धूप में खड़ी रहे या छाया में खड़ी रहे, क्या मतलब है उसका, है ना? या पुलिस के लिए एयर कंडीशन बना दो, तो क्राइम तो आप मान ही रहे हो ना, क्राइम तो होगा। तो हम आगे की बात कर रहे हैं अभी बहन, है ना, अभी हम दुबई सिंगापुर नहीं जा रहे, अभी भारतवर्ष पूरे अखंड समाज की बात कर रहे हैं कि पूरे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सबके लिए समान होगी, है ना, चाहे वो कहीं भी हो, सर्वमानव के लिए, और वो सर्वमानव के लिए एक जैसी होगी। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानियों के लिए अलग होगी और अमेरिकनिस्तानियों के लिए अलग होगी, है ना, वो सबके लिए एक जैसी होगी। सबके लिए 5 ही कार्यक्रम होंगे, है ना, कार्यक्रम सबके लिए होंगे, कोई बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि तृप्ति वाले कार्यक्रम होंगे। अभी हम सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं और बिजी होते हैं, लेकिन घर जाके
कैसे रहते हैं? इरिटेटिंग, चिड़चिड़े, कोई व्यवहार के लिए हमारे पास अभी बताए ना अवसर ही नहीं। आप ही बोल रहे थे हम व्यस्त हैं। क्या है जयेश भाई? अच्छा चले गए अभी। जयेश भाई बोल रहे थे ना, है व्यस्त है ना। फिर हम क्या होंगे? विश्राम। अभी हम बहुत श्रम कर रहे हैं, मानसिक श्रम, शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं। दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है पति या पत्नी पे कितना थक गए हैं, बच्चा बस हमको छू ना ले, नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाता है एकदम, है ना। ऐसा हो जाता है कि नहीं? एकदम बच्चा पूछ ले कोई सवाल जिज्ञासा, हमारा क्या रहता है दिन भर, है ना, चल होमवर्क कर परेशान करता है। ये स्थिति है। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं अभी, अध्ययन कर रहे हैं कि जो सब एक्सपेरिमेंट हैं, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, है ना, जो भी सारे हैं, पुलिस सिस्टम, पुलिस लेस सिस्टम, जो भी है, वो सब पे एक्सपेरिमेंट दुनिया में हो चुका है। ये कुछ नया मॉडल की बात हो रही है भाई, उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है ही नहीं अभी तुलना के लिए कुछ, है ना। ये एकदम सर्व मानव सुखी हो पाए, सब, हर कोई सामान्य हो पाए। ये कोई विशेष की बात नहीं है, कोई एक देश विशेष हो जाए, है ना, कोई एक राष्ट्र विशेष हो, एक शहर विशेष हो। सिंगापुर चले गए तो विशेष हो गए, अभी तो ऐसे ही चलता है। आप राजकोट में तो आप तो आदमी नहीं हो, अभी तो ऐसा मानते हैं, ऐसा ही तो है। अभी हम ज़्यादातर चर्चा दुबई सिंगापुर की एक विशेषता के रूप में करते हैं, है ना, कि वहाँ जाना एक अच्छी बात है। कहाँ घूम के आए, छुट्टियाँ कहाँ बिताई? हम तो राजकोट गए थे। चल क्या राजकोट हम तो नाना नानी के पास गए थे, उसको तो छुट्टियाँ ही नहीं मानते। हाँ, दुबई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड चले जाएं तो सडनली, मतलब आप तो सुखी व्यक्तियों में गिने जाते हो भाई। तो ये सब स्टेटस के मामले हैं भाई। हमने कोई शहर के साथ, है ना, रूप के साथ, बल के पास, ये सब चीज़ों के साथ स्टेटस जोड़ के रखा हुआ है ना। अदरवाइज कोई है वहाँ, कोई खास चीज़ नहीं है। हाँ बस, तो ऐसा ही है है बिल्कुल वैसा ही है एक्चुअली। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा सारा स्ट्रेस, बहुत सारे लोग इसी स्ट्रेस में कि अब बच्चा आके बोल रहा है, मम्मी मम्मी मेरा दोस्त तो स्विट्जरलैंड गया था, अब मम्मी की हालत ख़राब, उसको पता है पापा की सैलरी कितनी है। ये अननेसेसरी हम प्रेशर बनाते हैं, है ना, कार का, ज्वेलरी का, ये सब, यही महत्वाकांक्षा, ये सब महत्वाकांक्षा में है। और ये तो महत्वाकांक्षा है। स्विट्जरलैंड कहाँ आता है भाई घूमना? बताओ, ये कौन सी आकांक्षा है? घर में बाहर, स्विट्जरलैंड की ट्रिप, अति महत्वाकांक्षा, भ्रमाकांक्षा, ये और भी भ्रमित आकांक्षा है ये बढ़िया मनोहर भाई ने है तो है, नई कैटेगरी है। तो ज्यादातर भ्रमित लोग कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। जो ज्यादा भ्रमित होता है और जो थोड़ा सा कम से कम जागृत होता है, वो नाना नानी के घर राजकोट जाता है ना, बड़ौदा चला जाएगा, है ना, क्योंकि संबंध में मिलने जा रहा है। तो कम से कम भ्रमित होते हुए संबंध में जा रहा है ना। वहाँ सिंगापुर वो क्या देख के आएगा? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, यही तो दिखेगा वहाँ भी। और क्या ज्यादा दिख जाएगा बताओ? पुलिस वाले एयर कंडीशन में दिख जाएंगे खुले दिखेंगे नहीं। तो ये सबको हमने बड़ा स्टेटस बना लिया है ना। आज सुबह से जो बात कर रहे हैं, हमने पता नहीं कितनी चीज़ों के साथ स्टेटस जोड़ दिया है, उससे तृप्ति होती नहीं है। अच्छा मान लो हम स्विट्जरलैंड गए, हमारा पड़ोसी भी बोल गया आप कहाँ गए थे छुट्टी मनाने? हम भी स्विट्जरलैंड, सारी खुशी गायब। अरे यार ये क्या बात है, तुम भी स्विट्जरलैंड चले गए, अब तो हम चांद पे ही जाएंगे ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ कोई पड़ोसी जाता ही ना हो, है। तो फिर हरियाणा वाला वो डायलॉग आता है वो हरियाणा में, है ना, डीटीसी की बसेज होती है ना, तो वहाँ ड्राइवर से पूछो भाई ये बस कहाँ जाएगी? वो बोलेगा चांद पे जाएगी, चलेगा है ना। तो ये सब स्टेटस के मामले हैं इनमें कोई मानव की आवश्यकता बहुत सीमित है। वो सामान्य आकांक्षा है, रोटी कपड़ा और मकान, वो बहुत आसानी से पूरी हो सकती है। आदमी की जितनी ज़्यादा परेशानियां हैं वो महत्वाकांक्षाओं से और अति महत्वाकांक्षाओं से, वो भ्रम आकांक्षाओं से है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर वो जानवरों पे प्रयोग के ऐसे स्ट्रेस, अब चूहे को पहले स्ट्रेस दो, है ना, 2-4 और फिर देखो इस पे कौन सी दवाई काम करती है। भाई चूहा तो स्ट्रेस में रहता नहीं है, रहता है रैबिट,
नहीं रहता। अब आप स्ट्रेस कैसे देते हो? 2-4 इलेक्ट्रोड लगाते हो, बेचारे को बिजली का करंट, है ना। अब देखते हो इस पे कौन सी दवा काम करेगी। तो वही वही लोगों का काम है जो स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं। अब उनको लगता है स्ट्रेस में है तो कैसे स्ट्रेस दूर किया जाए। अब बेचारे जानवरों की तो आफत, है ना। तो भ्रमवश आदमी जब सुखी होने का प्रयत्न करता है, कैसे करता है? ऐसे ही सब करता है। महत्वाकांक्षाओं को, स्टेटस के लिए बहुत सारी तो आवश्यकताएं निश्चित नहीं हो पाती हैं, तो फिर कहीं भी छुट्टा सांड की तरह, छुट्टा सांड देखा है कहीं भी घुस जाता है उसका कोई नियम, नियंत्रण, संतुलन नहीं है। मानव में सारा नियंत्रण न्याय से, समझ से ही है। मानव में स्वानुशासन, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, न्याय, इससे आवश्यकताएं भी निश्चित होती हैं, व्यवहार भी निश्चित होता है, भाषा के भी संयमता आती है। ये सब इसमें डिटेलिंग वर्णन है, ठीक है। वो राजकोट में भी लर्निंग कर सकते हैं। आप बताओ क्या लर्न करना है अभी अभी समझा देते हैं आपको वही तो कर रहे हैं। वो क्या है, वेलजानी भाई ने भी डेवलप की हुई है। क्या नाम है? वेलजी भाई ने, राजकोट में। आजकल घुमाएंगे आपको। बहुत सारी इको फ्रेंडली टेक्निक है। सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, यही तो इको फ्रेंडली है। धूप में बाल सुखाओ ड्रायर की बजाय इको फ्रेंडली है। अभी नजदीक का नहीं दिखाई देता। और क्या है? हाँ, उनसे देखो इको फ्रेंडली। आपको बताओ कितनी इको फ्रेंडली टेक्निक चाहिए। ये सारे भाई आपको दिखाएंगे राजकोट में ये सब हमारी मान्यता है कि वहीं की इको फ्रेंडली टेक्निक समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है बहन, समझ अपने पास ही है। हाँ देखो, नहीं बाद में है ना, तो थोड़ा बता देना कोई बढ़िया लेके जाना बहन को, अंजू बहन को थोड़ा इको फ्रेंडली। कम से कम इनको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, है ना। बढ़िया बढ़िया हो जाएगा राजकोट में इको फ्रेंडली हाँ जी। जी जो अविकसित है, हाँ, जो अविकसित है वो विकसित जो है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। जैसे मतलब अभी के सिनेरियो में भी देखे तो हमारे जो मोस्टली डिस्कशंस होते हैं ना, वो मोदी जी ने ये कर दिया, अपनी तो सिस्टम ही ऐसी है, और अगर घर पे पूछ लिया कि कौन सी सब्जी बनाए, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो ये ये जो सारी चीजें हैं, हम डिस्कशन उस लेवल का करना चाहते हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं है। जैसे हम बहुत नेशनल या ग्लोबल टॉपिक्स पे ही बातें करना हमें अच्छा लगता है, पर जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यू आर नोवेयर इन डिसीजन मेकिंग। ठीक बात है। तो ये सूत्र मुझे बहुत प्रैक्टिसेबल लगता है, एटलीस्ट डिस्कशंस में भी आपका ध्यान जाए। बहुत बढ़िया। तो आज की इस ऐसे डिस्कशन से क्या हो गया कि इसका परिणाम ये हुआ कि वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड ह्यूमन बीइंग्स। क्या है? स्मार्टफोन एंड इडियट, स्मार्टफोन एंड इडियट, क्या इडियट, है ना। ऐसा ही है ना। हम ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं लेकिन पड़ोसी को घर में ही नहीं पहचानते। तो ये सब बाहर जाने का यही होता है ना, ज़्यादा बाहर जाते हैं जो लोग, वो ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग पड़ोसी का नहीं पता होता है। अपने घर में इको फ्रेंडली टेक्निक है वो नहीं दिखती है ना। हल्दी से कुछ ठीक हो सकता है वो हमको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है भाई। नाना नानी के पास है वो, देखो कुछ हो गया हल्दी लगा लो, खा लो, हल्दी में दूध डाल के पी लो, कुछ छोटा मोटा दर्द तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं पेन किलर ही लेना पड़े। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। हाँ हाँ हाँ, देखो 1 कप, बताइए आजकल है क्या बोले, हम ऐसे ही पिला देखो सदियों से पिलाते रहे, है ना। भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी टेक्निक है। अभी वहाँ पे ऐसा ही टर्मरिक मिल्क, वही बात करें ना, बात करें ना। वो अमेरिका में भी चला है, वो नया फैशन चला है नया फैशन हमारे यहाँ पुराने। हाँ, हम कॉफी में लगे, वो टर्मरिक मिल्क में चले गए। रोज रात को दूध में हल्दी डाल के पीना, आपका चेहरा चमक जाएगा, फिर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना।
दीदी हमने क्या किया, जो भ्रम का प्रकार हमने कल देखा ना, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, है ना, तो हमने कहीं उस संस्कृति का अधिमूल्यन कर लिया है, उसका सम्मान कर पाए। देखिए हर इकाई का सम्मान है, वहाँ की भी कुछ अच्छी बातें हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, है ना, कि सब कुछ कचरा है या हमारा सब कुछ अच्छा है, फिर वो अधिमूल्यन अवमूल्यन में जाता है। तो जहाँ भी जो मानव सभ्यता ने, संस्कृति ने कुछ अच्छा पा लिया है, उसको अपनाया जाए, है ना, ठीक है ना, इतनी ही बात है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना। तो सुखी होने का जो रास्ता है वो सार्वभौम है, वो केवल समझ से हो सकता है और वो शिविर करने से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी बढ़िए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ एग्जाम्पल के साथ बताइए भाई। जैसे अभी जो बोलचाल में हम कह रहे हैं ना स्वार्थ, है ना, तो नॉर्मली क्या है कि मानव सुखी तो होना चाहता है लेकिन समझ नहीं है, तो ज़्यादातर साधनों से सुखी होने का मामला है अभी, है ना, कि तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैं साधन से सुखी हुआ और दूसरों को भी साधन देने में ही लगा हूँ, तो वो परार्थ अभी, है ना, कि भाई वो भी, उसको भी साधन दिए जाए तो वो भी सुखी हो जाएगा, ठीक है ना, अभी ऐसा है। अब जब हम परमार्थ की बात करें तो उसमें थोड़ा शिफ्टिंग है, ये है कि अब समाधान के साथ प्रस्तुत रहेंगे परमार्थ में, है ना, कि भाई साधन भी दें, समझ भी दें, है ना, तो और व्यक्ति खुद समाधानित हो तो सामने वाले को वस्तु भी दें और आगे उसको, उसकी दीनता को हल कह सकते हैं ना, कि कोई आदमी को कपड़ा दे रहे हैं तो बाद में कपड़ा कैसे बने वो भी सिखा देंगे और उसको समझा भी देंगे, तो परमार्थ की कैटेगरी में समाधान शामिल है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये ठीक हो गया, ये बहुत बढ़िया है ना? तो एग्जाम्पल आ गया ना इसमें अभी। तो कोई स्वार्थ में क्या है, सिर्फ हम कपड़ा देते हैं, मान लो परार्थ, मान लो परार्थ परार्थ में कपड़ा देते, परार्थ में कपड़ा दे दिया, अब हर साल कपड़ा मांगेगा वो, लाओ वापिस दोगे आप कपड़ा, तो कपड़ा ही देते रहेंगे सालों साल, तो वो क्या होगा, फिर आदमी को हमने उसके पाँव पे खड़े रहने के लिए समझ नहीं दी ना। अब एक बार कपड़ा दे दिया तो साथ साथ उसको वो भी समझदारी दें कि भाई देखो तुम भी कपड़ा बना सकते हो, और समझ भी दें कि कपड़ा की आवश्यकता क्या है, सब साथ, तो वो परमार्थ हो जाएगा। ठीक हो गया बात, ऐसे इतना ही मामला है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ राकेश भाई, संपर्क और संबंध कौन से पेज नंबर पे? संपर्क और संबंध कौन से पेज पे? 20। अच्छा ठीक। ये न्याय व अन्याय सहित लक्ष्य भेद से संपर्क सफल एवं असफल सिद्ध होता है, जिससे सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है। जिस परस्परता में प्रत्याशाएं ऐच्छिक रूप में निहित है, ऐसे मिलन की संपर्क संज्ञा है। न्याय व अन्याय सहित लक्ष्य भेद से संपर्क सफल एवं असफल सिद्ध होता है, जिससे सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है। तो जैसे संपर्क और संबंध, ये दो चीज़ों की बात आई हुई है ना। तो एक तो ये होता है जैसे जो भी हमारे संपर्क में है, मतलब संबंध जो है पहले संपर्क में आते हैं फिर वो संबंध में बदलता है। जैसे दायित्व और कर्तव्य की हम बात करते हैं, है ना, तो संबंध जो है वो दायित्व प्रधान होता है और संपर्क जो है वो कर्तव्य प्रधान होता है। अभी हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे अभी मिले हैं, पर जब हम लगातार किसी चीज़ के लिए मिलेंगे तो हम संबंध में आएंगे। अभी 5 दिन या 6 दिन के लिए हम यहाँ पर मिल रहे हैं, हमारे रहने की व्यवस्था आप लोगों ने किया है, हमारे भोजन की व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन ये कर्तव्य की सीमा में, क्योंकि हम आए हुए हैं अभी, इसलिए आपने वो व्यवस्था किया है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अब हमारी व्यवस्था करेंगे वो घर चले गए तब भी करते रहेंगे। अब घर चले गए तो भी उसकी व्यवस्था होगी, ऐसे नहीं है वो। तो एक लिमिट समय के लिए जब हम मिलते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है कि जो आशाएं हैं हमारी आपस में एक दूसरे से, वो सीमित होती है। अब जैसे जो हमारे संबंधी हैं, है ना, हमारे माता पिता हैं या हमारे पुत्र हैं, संतान है या पत्नी है, पति हैं, उन लोगों के साथ में हमारा संबंध है और उनके साथ हम दायित्व को स्वीकार करके रखे हुए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो हम यहाँ पर हैं तो भी हमको अपने परिवार का
ये चिंता रहती है कि पीछे से कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ छूटा हुआ तो नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे प्रत्याशाएं जो है वो पूर्व निश्चित रहती है, मतलब जो हमारा जो दायित्व है वो निश्चित है उसमें संबंध में, और संपर्क में दायित्व प्रधान नहीं रहता, कर्तव्य कुछ समय के लिए मिलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे अभी हम ट्रेन में कहीं जाते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए हम साथ में रहते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे हमारा संबंध नहीं होता, कुछ समय के लिए हैं साथ में, संपर्क होता है, अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, कुछ भोजन रहता है उसको शेयर कर लेते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले गए, वो स्थायी नहीं रहता वो। पर हर संपर्क जो है वो संबंध में बदलता है तो फिर वो स्थायी होता है। अब जैसे बोलते हैं कि कैसे, मतलब जब हम बात करते हैं कि पूरी मानव जाति के साथ में हमारा संबंध है, जागृति के बाद में संपर्क खत्म हो जाता है, फिर वो संबंध प्रधान हो जाता है। पूरी मानव जाति के साथ में हमारा संबंध है तो वहाँ पे हमारा दायित्व प्रधान हो जाता है, अब वो संपर्क खत्म हो जाता है उस जगह में आके। जब जागृत मानव जब भी सोचता है पूरी मानव जाति के लिए सोचता है, उसको अपना संबंधी मानकर सोचता है, तो वहाँ पर उसकी जो अपेक्षाएं रहती है, जो उसका दायित्व रहता है, वो भी पूरी मानव जाति के लिए होता है, उस जगह में जाके संपर्क खत्म होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कोई प्रश्न? हाँ प्रीतम भाई। हाँ हाँ, एक तो ये रहता है कि जैसे मतलब मुझे आपके लिए आपकी अपेक्षाओं को पूरा करना है, मतलब हर संबंध जो रहता है उसमें कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती ही है, बिना अपेक्षा के कोई संबंध होता नहीं, ठीक है। अब वो हमारा अगर संबंध है, एक तो ये है कि संबंध जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और संपर्क है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के लिए हम साथ साथ में है वो संपर्क हुआ, और जब लंबे समय के लिए साथ में है तो वो संबंध हुआ। ये दोनों स्वीकृति के ऊपर में रहता है कि हमने स्वीकार कैसे किया है, आपको एक संपर्क के रूप में स्वीकार किया है कि आपको हमने एक संबंध के रूप में, संबंधी के रूप में स्वीकार किया है। जैसे जागृत मानव है वो पूरी मानव जाति को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन उनके साथ में रहता नहीं है, रहना तो कुछ लोगों के साथ में ही होता है, लेकिन वहां पर वो पूरी मानव जाति का दायित्व उठाता है कि सबकी जागृति के लिए, सबके लक्ष्य के लिए मुझे कुछ करना है। वो जिम्मेदारी का निर्वाह करता है, हर किसी के प्रति जिम्मेदारी का भाव उसमें आता है, तो हर किसी के प्रति मैं जिम्मेदार हूं, ये भाव जब आता है तो ये दायित्व होता है। तो जो दायित्व लेता है और ये स्थायी होता है, दायित्व जिम्मेदारी को पूरा करने का जो भाव है वो स्थायी होता है, तो वो उसको दायित्व बोलते हैं। और जिम्मेदारी को पूरा करने का भाव जब वो अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है, तो उसको कर्तव्य बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, आपके घर में जैसे भोजन बनाने का दायित्व आपकी पत्नी के पास में है ना, शादी हो गई आपकी, तो वो भोजन, आपके लिए भोजन का इंतजाम वो करती हैं। वो जब बाहर जाती हैं तो भी ऐसी व्यवस्था करके जाती हैं कि पीछे से आपको भोजन मिलते रहे। बाहर रहती होंगी तो वहाँ से भी वो फ़ोन करके पूछती होंगी कि आज भोजन बन गया कि नहीं बना, तो वो भले ही दूर में रहे लेकिन उसका अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह वो करते रहती हैं वो उस जगह में। लेकिन जिनको उन्होंने भोजन, उनके एब्सेंस में भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी, उनका वो कर्तव्य है, उनका वो दायित्व नहीं है। कब तक के लिए है? जब तक कि वो बाहर है। 5 दिन 7 दिन के लिए वो आपका भोजन का इंतजाम करेंगी, जैसे ही वो बाहर से वापस आई और वो अपने घर चले गई, उसके बाद में वो पूछेंगे भी नहीं कि आपको भोजन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वो अपने कर्तव्य के साथ में थी, पर वो हमेशा अपने दायित्व के साथ में हुई, वो लंबे समय के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। वो इस तरीके से दायित्व और कर्तव्य को हम देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? हृदय तृप्ति से इंद्रिय तृप्ति और आंदोलन, है ना। हाँ, तो इसमें पहले तो ये कहना कि यहाँ जो बात कर रहे हैं, हार्ट बीट्स की जो बात कर रहे हैं, संतुलन, है ना। तो ऐसा है कि क्योंकि यहाँ एक बार चर्चा में ये हुआ था कि यह तृप्ति शब्द आता है तो हमको हम वो संतोष की बात करते हैं फिर, है ना, जीवन मूल्य, तो वो नहीं है यहाँ पे, ये हार्ट की बात है। तो जब यहाँ हृदय तृप्ति बोल रहे हैं तो शरीर की सीमा की बात कर रहे हैं कि भैया हमारा जो हार्ट बीट्स है वो नॉर्मल है ना। तो ये हृदय तृप्ति की बात है एक्चुअली। तो ये तृप्ति को वो तृप्ति से न जोड़ें जो हम जीवन तृप्ति की बात करते हैं, ठीक है, ये हृदय तृप्ति है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे विचार सही है
तो ऑलरेडी है ना, स्वस्थ विचार से स्वस्थ शरीर की बात है। तो कुल मिला के जीवन कैसे शरीर को चलाता है, ये यहाँ पर बात आती है। तो हम जैसे कि प्राण से हृदय और हृदय से इंद्रियां, ये फ्लो है, ठीक है। तो अगर मेरे विचार सही है तो मेरे हृदय स्वस्थ ही है, और स्वस्थ हृदय से फिर इंद्रियां तृप्ति रहती है, मतलब है ना। क्योंकि अब मेरा जो समझ है कि शरीर मूलक में नहीं जी रहा हूँ, वरना क्या होगा, उल्टा फ्लो जो होगा, जिसमें हम बेसिकली सुख की कामना तो करते हैं, लेकिन सुख क्या है समझ में नहीं आया, और करते क्या है, इंद्रियों को राजी रखने का कार्यक्रम चलाते हैं। अब इंद्रिया तृप्ति कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो सामयिक है। तो इंद्रिया तृप्ति से हृदय तृप्ति संभव ही नहीं है, जबकि हृदय तृप्ति से इंद्रिया तृप्ति है, ऐसा कहा। तो मैं विचारों में समाधानित हूँ, तो अब इंद्रियां आवश्यकता अनुसार चलाऊंगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है उसका मैं समय अनुसार सदुपयोग करूंगा। अभी मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा ही नहीं हूँ, स्वयं को शरीर मान के जी रहा हूँ, तो गड़बड़, पूरा क्रियाकलाप ही गड़बड़ चल रहा है अभी, है ना। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि स्वस्थ विचार से स्वस्थ शरीर, ऐसा मैं इसको पकड़ा, ये पूरी बात को, बहुत बढ़िया, है ना भैया, ठीक है। और कुछ भैया ऐड करना हो तो ठीक है। हाँ, इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसे ये इंद्रिय तृप्ति और हृदय तृप्ति की बात है ना, तो हृदय तृप्ति को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो हार्ट वाली बात है वो, और एक मन के रूप में भी उसको देख सकते हैं। जैसे मन जब अच्छा रहता है तो इसको अपन अपने में जांच भी सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट कैसी रहती है, एकदम नॉर्मल रहती है। तो मन से प्राण को भी दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो प्राण वायु के रूप में और दूसरा प्रेरणा के रूप में। तो मन से प्राण से हृदय और हृदय से शरीर, ये चारों कनेक्ट रहता है। अगर मन अच्छा है तो प्राण वायु यानी कि श्वास भी ठीक चलती है। श्वास ठीक चलती है तो उससे हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, हार्ट सही रहता है और उससे शरीर स्वस्थ रहता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, मन अगर अच्छा है तो प्रेरणा अच्छी रहती है, प्रेरणा सही रहती है तो फिर हार्ट ठीक रहता है, और हार्ट ठीक रहने से फिर शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए कहा गया कि इंद्रिय तृप्ति यानी संवेदनाओं के तृप्त होने से हृदय यानी कि वो मन अच्छा हो जाए ये जरूरी नहीं है, पर हृदय तृप्त होने से इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। यानी मन अगर अच्छा है तो फिर संवेदना भी तृप्त होती है उससे, क्योंकि फिर संवेदना नियंत्रित होती है, ठीक है ना। ये पूरा जो शरीर और मन का भी संबंध है ना, मन में आवेश आता है, क्रोध आया तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, श्वसन की लयबद्धता जो होती है ना, जो आंदोलन की कह रहे हैं कि हार्ट की एक रेट है ना, हार्ट बीट का, वो गड़बड़ा जाता है। ये तो हम देख ही सकते हैं ना। तो उसको तृप्ति के रूप में भी पहचाना है ना, कि हृदय की भी तृप्ति को पहचान लिया है कि हृदय का जो हार्ट बीट रेट है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, वो जो नॉर्मल जिसको हम मानते हैं वो बनी रहे, ऐसा कह रहे। ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे। क्या है नेक्स्ट? तो इसको पढ़ते हैं पहले। ये लिखा है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय, बोध कराने वाले अंग को बुद्धि, सह अस्तित्व में अनुभूत अंग आत्मा, है ना, उसको आत्मा कहा, और समस्त आत्माओं के आधारभूत सत्ता की अध्यात्म व परमात्मा संज्ञा है ना। तो जो हम कह रहे हैं कि अध्यात्म है ना, तो अध्यात्म की परिभाषा है कि समस्त आत्मा का आधार, तो उसे कहा व्यापक, इसे अध्यात्म कहा इस अर्थ में। तो कुल मिला के व्यापक में संपृक्तावश जो बात कह रहे हैं, है ना, कि आत्मा जो है वो भी सत्ता में संपृक्त है ना, डूबा भिगा गिरा है। तो जो समस्त आत्मा है ना, उसका जो आधारभूत सत्ता है उसको अध्यात्म कहा। तो एक बेसिकली संज्ञा जब कह रहे हैं तो नामकरण कर रहे हैं, है ना। बुद्धि किसको कह रहे हैं,
तो अब सत्ता के तो कई सारे नाम है ना, जैसे चेतना भी नाम है। चेतना क्यों नाम है? चेतना बहन है, चैतन्य का आधार है ना। तो आत्माओं का भी आधार है, इसलिए अध्यात्म नाम है। सीमा नहीं है इसलिए असीम नाम है। तो संज्ञा का मतलब होता है किसी आधार पे उसका नाम धरे, तो इतनी बात है। तो व्यापक का एक नाम, सत्ता का एक नाम अध्यात्म है, क्योंकि आत्माओं का आधार है, या परमात्मा है। ठीक है ना, परमात्मा भी उसी से, आत्मा से जुड़ा होने से, आत्मा से सूक्ष्म है इसलिए परमात्मा है ना। आगे बढ़े। पशु में व्यवस्था कार्य परिलक्षित नहीं होता। तो ये तो सुबह बात हो गई थी अपने, ये तो हो चुका है। अच्छा, है ना, संगठन की जो उनका क्यों संगठन होता है, और मानव के संगठन में और पशुओं के संगठन में, और उनमें क्या फर्क है। तो जैसे मधुमक्खी चींटी की बात आई ना, तो वो सब निपुण है ना। वो यांत्रिकता है एक तरह से, वो बहुत सारा मैकेनिकल है। हम ही मशीन नहीं बनाते हैं, है ना, हम ही रोबोट्स नहीं बनाते हैं, प्रकृति में भी रोबोट्स हैं। तो उनका कार्यक्रम जो है बिल्कुल एकदम निश्चित है, पर वो यांत्रिकता से ज़्यादा नहीं है ना। वो प्रकृति की व्यवस्था में एक ऑटोमेशन है। चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सब जितने भी, उनसे जो भी ये प्रकृति में चल रहा है, या बटरफ्लाइज, ये सब हो रहा है ना। जितने फल, अभी कौन सा एक कहीं पे रिसर्च आया ना कि कीटाणुओं के इनके मर जाने से कैसे फलों पे प्रभाव आ रहा है ना। वो नहीं हो पा रहा है, जो पराग कण को इधर से उधर करना, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब इनका काम है। ये मधुमक्खी इकट्ठा करना एक भाग है, लेकिन वो व्यवस्था में बहुत बड़ी भागीदारी है कि हम, वो कहाँ तक कि हम तक फल पहुँच जाए। वो ऑटोमेशन इतना ज़बरदस्त है उनका, है ना। तो उनका संगठन उस अर्थ में है पूरा, न्याय के लिए, सुखी होने के लिए, वैसा नहीं है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है? पहला बुलेट पेज नंबर 23 का वो ऐसा लिखा है, ऐन्द्रिक तृप्ति क्षणिक, बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी तथा आध्यात्मिक मतलब कि अनुभव तृप्ति नित्य अथवा अपरिणामी सिद्ध होती है। यही है ना? ये किसका क्वेश्चन था? अच्छा, ठीक, केवल भाई। केवल भाई। तो देखिए, केवल भाई ये कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति क्षणिक होती है ना, वो समय अनुसार होती है, संवेदना सापेक्ष, है ना। अब कहते हैं बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी, मतलब कि वो संबंधों में जो सुख है, मूल्यों की बात करें यहाँ पे, तो वो शरीर यात्रा पर्यंत ये मूल्यों का आस्वादन रहता है ना। तो वो थोड़ी शरीर यात्रा पर्यंत रहता है पूरा, तो दीर्घ परिणामी का उसको। जबकि आध्यात्मिक तृप्ति किसको कहा कि भाई अनुभव की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो फिर लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो निरंतरता है उसकी, है ना। तो जो हमने कहा कि तीन सुख की बात कर रहे हैं ना, कि भाई इंद्रिय मूलक सुख है, फिर मूल्य मूलक सुख है, और तीसरा लक्ष्य मूलक सुख है। तो अनुभव में जो समाधान की बात कर रहे हैं वहाँ है ना, तो वो निरंतरता है। तो हर गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है, इस अर्थ में पूरी बात है, निरंतरता की बात है। हाँ, तो व्यापक को ही अपरिणामी कहा, तो वही है ना कि व्यापक जो है उसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, निरंतरता, है ना। अपरिणामी मतलब कि उसका कोई सीमा नहीं है, चेंज नहीं है फिर, है ना, नित्य। हाँ हाँ, परिणाम चेंज के साथ भी और एक सीमा के साथ भी है, मेजर इमेजरेबल है, वैसा भी आता है। क्यों राजेश भाई? उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो अब जो नित्य चीज निरंतर हो गई, उसका कोई अब मेजरमेंट नहीं है। क्षणिक और दीर्घ को कम से कम कुछ मेजर कर रहे हैं भाई। इंद्रिय तृप्ति सामयिक है, आपको भोजन हुआ, भूख लगी, या कोई भी चीज, है ना, समय अनुसार है, उतना ही तृप्ति देर के लिए, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। बौद्धिक तृप्ति इंटेलेक्चुअल या संबंधों वाला दीर्घ परिणामी है, शरीर यात्रा के। वो फिर आध्यात्मिक तृप्ति की बात कर रहे हैं, है ना। वो बौद्ध, हाँ, यहाँ पे वो बौद्धिक बुद्धि वाले के साथ नहीं है। कई बार क्या शब्द आ जाता है ना, हाँ, वो बौद्धिक नियम या संबंधों वाला नियम के साथ में आ जाता है, उस अर्थ में इसको बौद्धिक कह रहे हैं। ये अनुभव बोध वाला नहीं है ना, मूल्य मूलक के अर्थ में उसको कह रहे हैं। तो जो हम बौद्धिक नियम कर रहे हैं, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, वो बौद्धिक नियम के साथ क्या है ना, वो मूल्यानुभूति की बात है, मूल्य। बौद्धिक तृप्ति मतलब बुद्धि में जो कुछ स्वीकृति
ठीक बात है। मनोहर भाई, अगर अनुभव नहीं हुआ है तो उसकी निरंतरता तो नहीं हो पाएगी, बस तो उतना है। अब जाएगी या नहीं जाएगी उसको कहना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए दीर्घ है, संस्कार साथ में जाता है। हाँ, पर तृप्ति साथ नहीं जाएगी, संस्कार साथ जाएगा। तृप्ति अलग है ना। भाई जैसे कि शरीर में तृप्ति, आपने अभी खाना खाया है ना, तो उसका उसका तृप्ति उस क्षण की है, वो आगे जाने वाला नहीं है, घंटे भर बाद या अगले दिन भी नहीं जाने वाला है, उसका स्मरण कितने देर के लिए रहने वाला है, उस अर्थ में ये बात है। तो संस्कार तृप्ति अनुभूति के साथ में है, स्वीकृति स्थिति के साथ में है ना। तो स्थिति की बात जाएगी, लेकिन तृप्ति तो जब आप जीते हैं, संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो तृप्ति बनती है। ठीक है केवल भाई, अगला क्या है? अगला बुलेट कौन सा है? लास्ट बुलेट। अच्छा, कौन से पेज का लास्ट बुलेट है? 24। अच्छा, नहीं, लास्ट बुलेट। हाँ, हाँ, ये भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र तथा फल भोगते समय परतंत्र है, जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र तथा फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। तो किसकी जिज्ञासा थी ये कौन? हाँ हाँ, तो इसमें कहाँ कहाँ अस्पष्टता है पूरे बुलेट? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, तो ऐसा मैं ऐसा समझा कि जागृत मानव किसको कहा? पहले तो जो समाधानित है ना, तो समाधान के साथ ही है, तो अब सुख पूर्वक करेगा, जो करेगा वो सुख पूर्वक करेगा, तो अब फल भोगने में भी वो स्वतंत्र है। इस अर्थ में है कि भैया स्वतंत्र माने कि स्वयं से तंत्रित है ना। तो कर्म करने में भी स्वतंत्र है और फल भोगने में भी स्वतंत्र, इस तरह से कि समाधान तो साथ है ही। तो अब जो भी रिजल्ट आए तो समाधान में कोई हिलना डुलना नहीं होता है ना, इस अर्थ में। हाँ, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जागृत मानव का मतलब है कि उसको हर नियम पता है ना, और परिणाम भी पता है, फल पता है कर्म का। तो करते समय ही उसको फल का पता है। भ्रमित मानव को कर्म करने समय तो स्वतंत्र है, पर करने के बाद होगा क्या वो नहीं पता है। तो इसलिए वो कर्म करते समय तो स्वतंत्र है ना, लेकिन उसका फल क्या होगा वो नहीं पता है। और जागृत व्यक्ति को कैसा रहता है भाई, उसको जब जागृति का मतलब ही है, जो समाधान की बात कर रहे हैं भैया, कि उसको पहले से पता है कि फल क्या होगा, तो करते समय ही वो पता है कि इसका फल क्या निकलना है, इसलिए वो स्वतंत्र है, वो करेगा वही जो फल वो चाहता है। जी, ठीक बात है। हाँ, नियम मुझे पता नहीं और मैं कुछ ट्रायल एंड एरर जैसा करते हैं, तो वो फल जो मिल रहा है वो अपूर्ण फल कई बार होता है। बिल्कुल ठीक बात है, उसको अपूर्ण भी कह सकते हैं। तो इसीलिए वो परतंत्र है ना। जैसे हम गाड़ी चलाने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे जो पॉल्यूशन होगा, अब उसका फल ना मिले ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हम कर्म करते हैं कि हम वो करके सुखी हो जाएंगे, ऐसा पहले से निश्चित कह सकते हैं क्या भ्रमित स्थिति में? तो हम कर करके सुखी होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये करके सुखी हो जाएंगे, जो ये ट्रायल एंड एरर कह रहे हैं। लेकिन जागृत मानव के साथ कैसा रहेगा? पहले से पता है, उस अर्थ में वो स्वतंत्र है। ठीक है ना, आगे बढ़े। वैसे हाँ हाँ जी, युवराज भाई बताइए। और कर्म स्वतंत्रता है।
हाँ, पशु तो कह रहे हैं कि वो कर्म करने में भी, और कैसे देखते हैं उसको? मतलब पशु की भी बात है ना, यहाँ पशु की बात आई इसमें, भ्रमित कर्म करते समय, जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र है, तो कैसे देखते हैं इसको युवराज भाई? हाँ, जैसे कोई उदाहरण देके बताएं। बहुत बढ़िया। कोई और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पशु के लिए कैसे कह रहे हैं? जैसे भ्रमित मानव और जागृत मानव के लिए तो हमने बताया, पर पशु कर्म करते समय भी परतंत्र है, इसको कैसे देखते हैं? फल भोगते समय तो परतंत्र होगा ही, है ना भाई? उसने पॉलीथीन खा लिया और उसको पता ही नहीं है ना, और पॉलीथीन भी खा लिया तो उसका पता ही नहीं है ऐसा कि, है ना, वो तो रोटी, कुछ घास रोटी खाने गया था लेकिन साथ में पॉलीथीन खा गया। कैसा देखते हैं कि वो कर्म करते समय भी परतंत्र है? कौन? अंकित भाई बता। हाँ जी। जैसे पशु को अगर भूख लगती है तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि खाना खाए या ना खाए, वो खाना खाएगा ही। जैसे हमारे पास ये चॉइस है, अगर व्रत है तो नहीं खाते, भूख लगती है फिर भी, तो उस तरह से। ठीक, और कोई बात? हाँ, हाँ, ठीक बात है, बढ़िया। भैया पशु में जैसे मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इन्हीं चीज़ों की वजह से उनको पता है कि वो शरीर रक्षा के लिए, मतलब जीवन जीने की आशा के लिए जो भी उसको अवेलेबल चीज़ें हैं वो खा रहा है, मान रहा है, और फिर मतलब इंसान में वो जानना मानना की वजह से कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता ऐड हो रही है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? राकेश भाई, आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहेंगे? पशु, हाँ, जैसे कि पशु जो है सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 विषयों के लिए जीता है ना। इसके अलावा उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी निश्चित है कौन सा पशु क्या आहार करेगा, ये निश्चित है। ये जो मैकेनाइज्ड की बात हुई ना, तो वो तय है, वो आहार मिलेगा तो वो करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो नहीं करेगा। वो उसके पास में कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये नहीं मिल रहा है तो दूसरी कोई चीज़ खा लूँ। जैसे गाय का अगर मान लो ये है कि उसको घास ही खाना है तो वो घास ही खाएगी, उसके पास में ऑप्शन नहीं है कि कुछ और चीज़ मिले तो मैं उसको खा लूँ या किसी जानवर को मार के खा लूँ, ये उसके पास में ऑप्शन नहीं है। वैसे ही हिंसक प्राणियों के लिए है कि अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो वही खाएंगे, उनके सामने रोटी रहेगी तो नहीं खाएंगे उसको, भले ही वो भूखे मर जाएंगे। तो वो दूसरा फिर जो है कि उनको जो अवेलेबल है वो ठीक है, अपना उत्पादन नहीं कर सकते वो भी एक उनके पास वो भी लिमिटेशन है, तो उनके पास में स्वतंत्रता तो नहीं वो है, स्वतंत्रता नहीं है उनके पास में कुछ भी करने की। जो नीति विधि से जो निश्चित हो गया है वही करेंगे वो। बढ़िया। हाँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कहीं से जानवर ले आए, है ना, और फिर इकट्ठा कर लें, फिर मार मार के खाते रहें। ऐसा उनके पास कोई कर्म करने का कोई कल्पनाशीलता नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। चिड़िया जिस प्रकार का घोंसला बनाती है उसी प्रकार का घोंसला बनाती है वो, कोई दूसरा नहीं बना सकती वो। हाँ, मतलब संवेदनाएं उनके पास में होती है, पर वो संवेदनाओं को का उपयोग करते हैं अपने विषयों के लिए, आहार को पाने के लिए, है ना, निद्रा के लिए, भय के लिए, मैथुन के लिए, इसके लिए अपनी संवेदनाओं का वो लोग उपयोग करते हैं पूरा करने के लिए, विषयों को पूरा करने के लिए। एक चीज और मेरे मन में आया अभी भी चर्चा से, बहुत जबरदस्त बात तो क्या है, ध्यान जाए तो कि पशु विषय पूर्ति के लिए इंद्रियों का उपयोग करता है, ठीक है। अब मानव क्या करता है? मानव समझा नहीं तो वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उसके लिए विषयों में भोगी गया। क्या मतलब, देखो क्या उल्टा हो गया, मतलब ये देखो, सोचो क्या कर रहे हैं हम इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय भोगी हो गए। बहुत बढ़िया। ये मतलब दिस इज अ वेरी, मतलब विषयों में सुख ढूंढना चाहते हैं इंद्रियों को तृप्त करके।
तो देखिए हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना। स्वतंत्रता को कैसा देखते हैं? अभी मनमानी को स्वतंत्रता माने हुए कि हमारी रुचि अनुसार, है ना, भोजन हमको जब जब मन करे वैसा सोएं खाएं करें, है, उसी को स्वतंत्रता माने हुए। जबकि स्वतंत्रता क्या है? स्वयं में वातावरण के दबाव से मुक्त होकर स्वयं में व्यवस्था पूर्वक जीना, सुखपूर्वक जीना, यानी फल मेरे अधिकार में आ जाना ही स्वतंत्रता है, मनमानी नहीं है। क्या? फल मेरे अधिकार में आ जाना ही स्वतंत्रता है। वो जागृति से ही संभव है, सुख से ही संभव है। और मैं फल क्या चाहता हूँ? सुख ही चाहता हूँ। तो सही में स्वतंत्रता क्या है? जब मैं सुखपूर्वक जीना समझ जाता हूँ तो स्वतंत्र हूँ, है ना। एक्चुअली वो लगता है ऐसा है कि कुछ भी कर सकता हूँ, स्वतंत्रता का मतलब एक्चुअली फिर वो ऑप्शनलेस है, फिर वो निश्चित आचरण है एक्चुअली। तो जागृत व्यक्ति बाहर से देखने में ऐसा लगता है कितना गुलाम है, ये तो ज़्यादा मानवीयतापूर्ण आचरण ही करता है और कुछ कर ही नहीं सकता है, आचरण निश्चित है ना। हमारी जो मान्यता के विपरीत जाता है। अभी हमने स्वतंत्रता को माना हुआ है मनमानी, जब जो मन में आए कुछ भी कर लें। अनिश्चित आचरण मतलब उससे दूसरे को परेशानी हो, वातावरण नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। जबकि स्वतंत्रता क्या है? नियमों के अनुसार जीना, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, निश्चित आचरण में जीना ही स्वतंत्रता है। आप देखेंगे तो आप सुकून भी, विश्राम भी कब फील करते हैं? जब तक आप ऊहापोह में रहते हैं, कैसे कोई निर्णय लेने की, है ना, स्थिति में नहीं रहते, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो तब तक कैसा रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। और निर्णय लेना बहुत चीज़ों फैक्टर पे तो कैसा लगता है? पराधीन लगता है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन अगर निश्चित हो जाए हर चीज़ तो रिलैक्सेशन आ जाता है, वही विश्राम है। तो वो जागृति के साथ ही है। तो स्वतंत्रता का मतलब ही इतना है कि फल सुख मेरे अधिकार में है। तो भ्रमित मानव कर करके सुखी होता है, कर करके सुखी होना चाहता है, और जागृत मानव सुखी होके करता है। उसको पता ही वैसे समाधानित ही है, वो तो सुखी ही है। तो इस अच्छी बात के साथ लंच ब्रेक लिया जाए क्या? है सुख के साथ, बढ़िया। तो है ना, कितने बजे मिले? 2:15